वेलकम बैक टू संघर्ष आईक्यू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज को। ये पार्ट टू होगा एशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज का। पार्ट वन में हमने पढ़ा था ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसे हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज जो कि 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, टू कॉपर एज, टू एन एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हमने 2500 BC टू 1600 BC की टाइमलाइन पे पढ़ा। सो पहले हम इसी को रिवाइज करते हैं एंड देन हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एज को डिटेल में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को हम थ्री स्टेजेस में पढ़ते हैं। ये हमने पार्ट वन में भी देखा, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, तो कोई भी लिखित में रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, बट ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, जैसे कि हट्स, पोर्ट्रीज हो गई। सो दीज आर दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में अवेलेबल हैं, और इसको हम पढ़ते हैं फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसे हुई। अगर हम स्टोन एज की बात करें सो दैट इज ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स ओल्ड। सो 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां पे मैन नेकेड था, मैन के पास कोई कपड़ा नहीं था, हंटर था, फूड गैदरर था एंड प्रोड्यूसर था। फिर उसका एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे स्टोन एज टू कॉपर एज, दैट इज लाइक 3,500 years back. So this was briefly prehistoric period. उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का फेज आया, जहां पे लिटरेरी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, बट हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए, हमें पता नहीं था कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। सो दैट इज द पीरियड ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक, और इसको हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दैट इज 2500 BC टू 1600 BC, जो कि हमने पार्ट वन में डिटेल में पढ़ा। सो दिस इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, लिटरेरी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे बट हम उसकी स्क्रिप्ट नहीं जान पाए। एंड लास्ट इज हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे लिटरेरी रिकॉर्ड्स हमने डिसाइफर किए, हमें उसकी स्क्रिप्ट पता चली। एंड जो फर्स्ट लिटरेरी रिकॉर्ड था दैट वाज ऋग्वेदा, जो कि 1500 BC में आया इन चेस्ट संस्कृत टू प्रेजेंट 2024। तो ऋग्वेदा से लेकर जो आज का समय चल रहा है दैट इज ऑल हिस्टोरिक पीरियड। तो उसी में हम एंशियंट इंडिया को पढ़ते हैं फ्रॉम 2500 BC टू 647 AD। मिडीवल इंडिया को पढ़ते हैं 647 टू 1707 AD, एंड मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं 1707 टू 1947 AD। सो दिस इज द ब्रीफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री की थ्री स्टेजेस हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, और हमने इनमें डिफरेंस देखा कि फर्स्ट प्री हिस्टोरिक में कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं था, प्रोटो हिस्टोरिक में लिटरेरी रिकॉर्ड था बट हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, एंड हिस्टोरिक पीरियड में लिटरेरी रिकॉर्ड्स को हम डिसाइफर कर पाए। सो दिस इज द ब्रीफ कैटेगराइजेशन। So after studying evolution of humans from stone age to copper age, हम अपनी ancient history को start करते हैं। So first is prehistoric period। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा प्री हिस्टोरिक पीरियड में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे और कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं था, तो इसलिए इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और यहीं पे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज। अगर हम पेलियोलिथिक एज की बात करें, इसको ओल्ड स्टोन और बिग स्टोन टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते थे, तो इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे बिग स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे, मैन हंटर था, फूड गैदरर था और नेकेड था, उसकी बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। देन मैन का एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम पेलियोलिथिक टू मेसोलिथिक एज, जहाँ पे स्मॉल स्टोन्स, फ्लेकी टूल, शार्प और फ्लेकी टूल्स यूज करने लगे। और इसी टाइम पे वेदर चेंजेस हुए, तो मैन ज्यादा घूमने लगा और उसको पता चला आग का। तो इसी स्टेज में मैन को पता चला कि आग कैसे चलाई जाती है, बट मैन स्टिल हंटर था, फूड गैदरर था और नेकेड था। और देन आई मेसोलिथिक टू नियोलिथिक एज, जहां पे मैन ने प्रैक्टिस किया एग्रीकल्चर। तो ह्यूमंस ने इस एज में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया, और जो फर्स्ट क्रॉप थी दैट वाज बार्ले, जो फर्स्ट क्रॉप थी दैट वाज बार्ले। एंड लास्ट इज चैल्कोलिथिक एज, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं। दिस इज अराउंड 3500 BC, और यहाँ पे ह्यूमंस ने फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी को कवर किया एनिमल स्किन के साथ, और यहीं पे कॉटन भी मिली, पोट्रीज, हर्ट्स एंड मैन वाज प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने लगा मैन। सो दिस वाज द ब्रीफ एवोल्यूशन कि मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज। तो डिफरेंट एजेस हैं, पेलियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक, दैट इज कॉपर एज। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं पेलियोलिथिक एज में बिग स्टोन टूल्स यूज करता था मैन, मैन नेकेड था, इसके पास कोई कपड़ा नहीं था, हंटर था। देन उसके बाद आई मेसोलिथिक एज, जहां पे मैन को पता चला कि फायर, आग का इस्तेमाल कैसे यूज होता है।
तो अपना खाना वो आग से बनाने लगा। उसके बाद आई नियोलिथिक एज, जहाँ पे एग्रीकल्चर यूज होने लगा। बार्ले फर्स्ट क्रॉप थी बार्ले एंड एग्रीकल्चर। एंड लास्ट इज चैल्कोलिथिक एज, जिसको हम कॉपर एज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हट्स, पोट्रीज, टूल्स, तो ये सब चीजें यूज करने लगा। सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज। और जिसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम 2500 BC टू 647 AD की टाइमलाइन पे पढ़ते हैं। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 2500 BC से लेकर 647 AD तक हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज फ्रॉम 2500 टू 1600 BC। वैदिक एज 1600 टू 600 BC, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन महाजनपदास 600 टू 321 BC, इसको हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें एक जरूरी बात जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज साउथ, ये हम नॉर्थ इंडिया के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। इस क्लास को हम नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से राजा रहे, कैसी कैसी सोसाइटीज रही। बट साउथ इंडिया में भी कोई रहा, और साउथ इंडिया को हम एक डिफरेंट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको आप वरी मत करना, साउथ इंडिया को भी हम डिफरेंट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आईवीसी, जिसके बाद आई वैदिक एज, देन महाजनपदास, देन मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यस, गुप्तास एंड हर्षास। सो दिस वाज द एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके बाद मिडिवल इंडिया स्टार्ट होता है 647 टू 1707 AD। तो इस टाइमलाइन को हमें याद रखना है। सो लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने आईबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ा, लाइक कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर थे चार्ल्स मेजॉन, जिन्होंने एक सील को एक्सकवेट किया था पंजाब में, जहां से ये एक्सकवेशन स्टार्ट हुई, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, और वहीं से हमारी फर्स्ट साइट जो कि हड़प्पा थी एक्सकवेट की गई। सो फर्स्ट साइट 1921 में एक्सकवेट की गई, जिसके बाद टोटल 1500 साइट्स को एक्सकवेट किया गया, इंक्लूडिंग 6 कैपिटल साइट्स। तो जहां से आईवीसी की शुरुआत हुई, और हमने हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिटेल में आईवीसी के बारे में लिखा। अगर हम आईवीसी की बात करें तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज जो फर्स्ट साइट एक्सकवेट हुई थी, दैट वाज हड़प्पा। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, और यहीं पे ब्रॉन्ज भी बनने लगा इस एज में। और इस एज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि अर्बन एडवांस सोसाइटी थी, एंड सेकंड इज डिक्लाइन, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, और दिस वाज अ रूरल कम्युनिटीज। जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद आई वैदिक एज, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिक्लाइन के बाद आई वैदिक एज 1600 टू 600 BC। इसके बाद हमने पढ़ा कि आईवीसी कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। हमने देखा कि शोरतुगाई अफगानिस्तान, आलमगीर फिर यूपी, मंडा कश्मीर, सुरकोतदा गुजरात एंड दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। सो दिस वाज द ब्रीफ एक्सटेंट ऑफ आईवीसी। उसके बाद हमने 6 कैपिटल साइट्स भी देखी थी लास्ट क्लास में, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्नुदारो, बनावली, कालीबंगन एंड लोथन। एंड लार्जेस्ट साइट जो है दैट इज राखीगढ़ी। तो 6 कैपिटल साइट्स में से 3 कैपिटल साइट्स ये पाकिस्तान में है, on river Ravi, Indus, and these 3 sites are in India. Banavali on river Saraswati, कालीबंगन और रिवर घग्गर एंड लोथल भोगावो। बनावली हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान एंड लोथल गुजरात में। तो इनकी रिवर्स का भी याद रखना है। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा। टाउन प्लानिंग, सो देयर वाज एन एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। हमने स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ा, हमने फैक्ट्स देखे, ग्रेट बात कहाँ है मोहनजोदारो, ग्रेटर ग्रेनरी कहाँ है मोहनजोदारो। सो ये सब हमने पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ा। देन हमने पॉलिटी देखी कि 100% सेंट्रलाइजेशन थी, रूल ऑफ फ्यू, ओलिगार्की थी, रूल ऑफ फ्यू, बिकॉज हमें 6 कैपिटल साइट्स का पता चला। 6 कैपिटल साइट थी, और यहीं पे 6 मिनी फोर्ट्स थे, और कहीं भी कोई मिनी फोर्ट नहीं था। तो 6 प्लेसेस पे ही मिनी फोर्ट्स थे। तो वहां से हमें पता चला कि ये हो सकता है कि रूल ऑफ फ्यू था, ओलिगार्की थी। देन हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा कि इनका ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ। लिटरेरी वर्क अवस्था में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें एक्सपोर्ट हुई, इंपोर्ट हुई। देन हमने इनकी सोसाइटी, रिलीजन, पोट्रीज, स्क्रिप्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सील्स, ये सारे फीचर्स हमने डिटेल में पार्ट 1 में कवर किए। देन हमने देखा कि डेड को कैसे डिस्पोजल किया जाता है, बरियल सिस्टम था, टाइप ऑफ बरियल्स। एंड लास्ट इज डिक्लाइन कैसे हुआ। सो डिक्लाइन ऑफ आईवीसी के 2 रीजन थे। फर्स्ट इज नेचुरल कैलामिटीज,
इंडस रिवर्स में फ्लड्स आते थे, फ्लड्स इन इंडस रिवर। और हमें कैसे पता चला कि फ्लड्स आते थे? बिकॉज ऑफ मोहन जदारो, जहाँ पे 7 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन था, 7 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन। देन सरस्वती रिवर अपना कोर्स चेंज करती थी, तो एरिडिटी इन बनावली एंड अर्थक्वेक का पता चला इन काली बंगन। एंड सेकंड, आर्यंस ने इन्वेट किया इंडिया में अराउंड 1600 बीसी। तो आर्यंस के बारे में हम वैदिक एज में पढ़ेंगे डिटेल में, और यहीं से हमारी वैदिक एज स्टार्ट होगी फ्रॉम 1600 टू 600 बीसी। सो अगर हम वैदिक एज की बात करें तो जैसे आईवीसी को हमने 2 स्टेजेस में पढ़ा, वैसे ही हम वैदिक स्टेज एज को भी 2 स्टेजेस में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज ऋग वैदिक पीरियड फ्रॉम 1600 टू 1000 बीसी, एंड सेकंड इज लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1000 टू 600 बीसी। तो आईवीसी में हमने देखा था कि जो आईबीसी का अर्बन एडवांस सोसाइटी थी, दैट वाज अर्बन। तो फर्स्ट अर्बन आया, उसके बाद रूरल आया। तो यहाँ पे उल्टा है, वैदिक एज में पहले रूरल कम्युनिटीज थी, अर्ली वैदिक पीरियड में रूरल था, और लेटर वैदिक पीरियड में अर्बन था। एंड द ओनली सोर्स जो अर्ली वैदिक पीरियड में जहां से हमें अर्ली वैदिक पीरियड का पता चला, दैट वाज ऋग वेदा। ऋग वेदा जो कि 1500 बीसी में आया इन चेस्ट संस्कृत, जहां से हमें पता चला आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। तो आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ का हमें ऋग्वेदा से पता चला, और ये सेक्रेड था, ये डॉक्यूमेंट सेक्रेड है बिकॉज इट इज डेडिकेटेड टू गॉड्स, एंड लाइफ ऑफ द आर्यंस इज क्लियरली मेंशन। और हमें लेटर वैदिक का पीरियड का पता चला फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। सो ओवर द टाइम वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ अराउंड 1000 बीसी। तो उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के बारे में लिखा हुआ था इन सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, वामनस, अरण्यकास, उपनिषद, पुराणस, रामायण, महाभारत। तो दिस आर दी इंपॉर्टेंट सोर्सेज कहाँ से हमें पता चला कि वैदिक एज चल रही है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास था ऋग्वेदा, जहां से हमें पता चला कि अर्ली वैदिक पीरियड है, एंड लेटर वैदिक पीरियड में था वैदिक लिटरेचर। एंड फर्स्ट हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, एंड दिस इज द टाइमलाइन 1600 टू 1000 बीसी। सो फर्स्टली हमें आर्यंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्य टर्म मीन्स द सुपीरियर और नोबल कम्युनिटी। तो आर्य एक टर्म है जिसका मतलब है सुपीरियर और नोबल मैन। टर्म आर्यन मीन्स अ स्पीच कम्युनिटी, और जो आर्यन टर्म है उसका मीनिंग है स्पीच कम्युनिटी। और ये लोग सेंट्रल एशिया से थे, ये लोग सेंट्रल एशिया थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द रीजन, दिस इज सेंट्रल एशिया। और ये कैटल रीडर्स थे एंड बिलोंग टू अ पेस्टोरल कम्युनिटी। तो इनका मेन कैटल इनके लिए सेक्रेट थी, और ये ग्रुप्स में रहते थे और एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे फॉर सुप्रीमेसी। तो ये खिंडे हुए थे, ग्रुप में थे, और एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे फॉर सुप्रीमेसी। और ये इंडिया एंटर हुए अराउंड 1600 बीसी विद आयरन एंड हॉर्सेस। तो एग्जाम में हमें कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन था या नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज था, और वैदिक एज के टाइम पे आयरन आया। आयरन एंड हॉर्सेस ने वैदिक एज के टाइम पे एंटर किया। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वैदिक एज। सो ऋग्वेदिक आर्यंस ने अराउंड 1600 बीसी में इंडिया में एंटर किया और सेटल हो गए सप्त सिंधु रीजन में। तो सप्त सिंधु रीजन, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, इंदस जिसको सिंधु भी बोला जाता है, रावी जिसको परुष्णी कहा जाता है, ब्यास, विपास, झेलम, वितास्ता, सतलुज, शतुद्री, चनाब, अस्किनी एंड घग्गर, सरस्वती। तो ये इसके ऋग्वेदिक नेम्स है। तो ऋग्वेदा में ये नेम्स मेंशन किए हैं, सिंधु, परुष्णी, विपास, वितास्ता, शतुद्री, अस्किनी एंड सरस्वती। तो ये सातों की सातों रिवर्स और इसके ऋग्वेदिक नेम हमें याद रखने हैं। तो इस एरिया के अराउंड आर्यंस आके सेटल हुए थे, और वो मिले दासस थे, दासस एंड दस्यूस से वो मिले। दस्यूस वहां पे लिखा हुआ है हड़प्पन्स को। तो उस टाइम पे ऑलरेडी हड़प्पन्स थे 1600 बीसी के टाइम पे, और दासस थे प्री आर्यंस। सो आर्यंस से पहले भी एक कम्युनिटी आई, हड़प्पन्स के साथ रह रही थी, तो उनको प्री आर्यंस कहा गया है। और उन्होंने एक बैटल 10 राजना विद 10 किंग्स एट हरियुप्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुष्णी, जो कि मॉडर्न डे रावी है।
तो रिवर परूशनी के बैंक्स पे एट हरिप्पा इन्होंने बैटल लड़ी, वेयर दासियस वर डिफीटेड एंड किल्ड। हड़प्पन्स को उन्होंने मार दिया एंड दासस को स्लेव बना लिया, प्री आर्यंस को उनका गुलाम बना लिया। सो दिस वाज किंग सुदास ऑफ भरता क्लैन। आर्यंस में किंग सुदास थे भरता क्लैन के, वर्सेस 10 किंग्स को उन्होंने हराया। आफ्टर द बैटल भरता क्लैन इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो भरता क्लैन इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड सेटल्ड इन सप्त सिंधु रीजन एंड एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी। लेटर मैनी आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और इनके काफी क्लैंस थे, ये काफी ग्रुप्स में बटे हुए थे और एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे फॉर सुप्रीमेसी। तो 1600 बीसी में आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से है, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया और बैटल लड़ी 10 राजना। दिस वाज द बैटल 10 राजना, जहां पे हड़प्पन्स को उन्होंने मार गिराया और जो हड़प्पन्स के साथ प्री आर्यंस रहते थे उनको अपना गुलाम बनाया। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड जो कि एक रूरल कम्युनिटी थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड रूरल कम्युनिटी का। तो पॉलिटी कैसी थी वहां की, राजनीति कैसी थी? तो किंग थे, मोनार्की ने एंटर किया, मोनार्की एंटर, हेड ऑफ द क्लैन थे और इनकी दो ड्यूटीज थी किंग की, टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रिजर्व द कैटल, जिसको सेक्रेड माना जाता था। देन कॉल्ड एज राजन, इनको राजन भी कहा जाता था किंग को। लिमिटेड पावर्स इनके पास और ये प्रैक्टिस करते थे पॉलीगैमी, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, और जिसकी एक ही वाइफ होती है उसको मोनोगैमी बोलते हैं। सो मोनोगैमी और पॉलीगैमी में फर्क पता चाहिए। मोनोगैमी मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड मैनी वाइफ्स। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इनके जो क्राउन प्रिंस होते थे उनको युवराजन बोला जाता था। क्राउन प्रिंस वॉज कॉल्ड एज युवराजन। तो पॉलिटी का फर्स्ट जो फीचर है दैट इज किंग, मोनार्की एंटर हुई इस टाइम पे, ही वॉज द हेड ऑफ द क्लैन और इनकी दो ड्यूटीज थी, टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रिजर्व द कैटल, और इनको राजन बोला जाता था। इनके पास लिमिटेड पावर्स थी, लिमिटेड पावर्स थी और ये प्रैक्टिस करते थे पॉलीगैमी को, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, और इनके क्राउन प्रिंस को बोला जाता था युव राजन। और एक और था पुरोहिता, पुरोहिता जो कि चीफ प्रीस्ट थे क्लैन के और इनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी। सो ज्यादातर पावर पुरोहिता के पास थी जो कि चीफ प्रीस्ट थे क्लैन के, और यही परफॉर्म करते थे सेक्रीफाइस, रिचुअल, सेरेमनीज, प्रेयर्स फॉर वेल बीइंग ऑफ द क्लैन। और ऋग्वेदा ने दो पुरोहिता का मेंशन किया है, वशिष्ठा एंड विश्वामित्रा। So these were the two important Purohitas of that time, Vasishta and Vishmitra. And third is the Senapati, जो कि आर्मी चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, और रिक्रूट करते थे, ट्रेन करते थे सोल्जर्स को, एंड परफॉर्म करते थे गविष्ठी। सो उस टाइम का ये एक रिचुअल था जो कि सेनापति परफॉर्म करता था, गविष्ठी, सर्च ऑफ काउस सी इन अदर क्लैंस एंड स्टोल देम। तो बाकी जो क्लैंस थे, बाकी जो ग्रुप्स थे, जो छोटे ग्रुप्स थे, उनसे काउस चुराना, बिकॉज काउ को सेक्रेड माना जाता था। एंड लास्ट इज ग्रामनी और ग्राम्यपति, जो कि विलेज हेडमैन थे। तो इनको विलेज का सरदार कहा जाता था और ये वाइज ओल्ड मैन थे, लोकल डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे और सारे कुलास को ये कंट्रोल करते थे। और फैमिली का जो कुलापा था वो थे ग्रैंडफादर। उस टाइम पे जो एक सिंपल फैमिली के जो हेड होते थे वो ग्रैंडफादर थे, और जो भी डिफरेंट फैमिलीज थे कुलापा थे उनको ये कंट्रोल करते थे। सो दिस वाज द पॉलिटी। पहले थे किंग, फिर पुरोहिता, फिर सेनानी, सेनापति, एंड लास्ट इज ग्रामपति। और चार पॉपुलर असेंबलीज भी थी उस टाइम पे, सभा, जनरल असेंबली, जहां पे ग्रुप ऑफ एल्डर्स इसको प्रिसाइड करते थे फॉर जनरल डिस्कशन। देन समिति, जो कि नेक्स्ट किंग को इलेक्शन बॉडी थी, ग्रुप ऑफ एल्डर्स इसको प्रिसाइड करते थे। देन विदाथा एंड गना, जो कि विलेज असेंबली थी प्रिसाइडेड बाय ग्रामनी। सो विदाथा एंड गना विलेज असेंबलीज थी। तो हम देख सकते हैं दिस वाज डिसेंट्रलाइजेशन। सो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन थी। सो इन्फ्लुएंस क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा किंग थे, पुरोहिता, सेनापति एंड ग्राम ग्रामनी और ग्रामपति। हर चीज, हर बंदे के अलग अलग रोल थे। और उसके बाद चार पॉपुलर असेंबलीज भी थी, सभा, समिति, विधाता एंड गना। सो दिस वाज 100% डिसेंट्रलाइजेशन। आईवीसी में हमें पढ़ा था, जब हमने आईवीसी पढ़ा था तब हमने देखा था कि वहां पे 100%
सेंट्रलाइजेशन थी, रूल ऑफ फ्यू था, ऑलिगार्क्स थे, ऑलिगार्क, 6 कैपिटल साइट्स थी। तो हमें डिफरेंट एजेस में पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या कुछ चल रहा था। देन इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो सेल्फ सफिशिएंट थी बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। राबी एंड खारिफ क्रॉप्स दोनों ही बोई जाती थी। उसके बाद कॉटन, जिसका ऋग्वेदिक नेम है सिंडन। देन इरिगेशन भी प्रैक्टिस की जाती थी। राइस, व्रीही, जो कि बहुत रेयर था और सिर्फ किंग ही इसको कंज्यूम करता था। इतना रेयर था, सिर्फ किंग इसको कंज्यूम करता था। देन वीट, जो सबका फेवरेट था, गोधुमा एंड बार्ली, यवा, जो कि हमारी फर्स्ट क्रॉप थी जो हमने पढ़ी थी स्टोन एज में। सो दिस आर द ऋग्वेदिक नेम्स, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। कॉटन को क्या बोलते हैं, सिंडन। राइस को व्रीही, वीट को गोधुमा एंड बार्ले को यवा। सो ये सारे ऋग्वेदिक नेम्स हैं जो हमें याद रखने हैं। देन ट्रेड भी प्रैक्टिस किया जाता था, बट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं था बिकॉज वो बिजी थे सुप्रीमेसी, फाइटिंग विद ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी, कि मैं आगे रहूंगा, मैं आगे रहूंगा। वो उसी में बिजी थे, कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड नहीं था। जब हमने आईवीसी पढ़ा था, आईवीसी में हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया के बारे में, ईरान प्लस इराक। तो वहां पे एक्सटर्नल ट्रेड था हमारा बाहर की कंट्रीज के साथ। बट यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड नहीं था। देन ओनली इंटरनल ट्रेड प्रैक्टिस विद इन क्लैंस और ग्रुप्स। एंड नो मनी इकोनॉमी, सिर्फ बार्टर सिस्टम ही एग्जिस्ट करता था। जैसे मैंने चावल दे दिए, उनसे कुछ ले लिया, सो दिस इज द बार्टर सिस्टम। और पीपल पेड अ वॉलंटरी गिफ्ट टू द राजन, तो लोग एक वॉलंटरी गिफ्ट देते थे किंग को, दैट इज बाली। ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो ऋग्वेदिक टर्म, ऋग्वेदिक टर्म। नेक्स्ट इज सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी इगैलिटेरियन थी। तो वहां का समाज पेट्रियार्कल था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। कुलापा हमने पढ़ा, ग्रैंडफादर, जो एक फैमिली का जो हेड था, दैट वाज ग्रैंडफादर। ज्वाइंट फैमिली एग्जिस्ट करती थी। और 3 क्लासेस में डिवाइडेड थे, प्रीस्टली क्लास, वॉरियर्स एंड कॉमन पीपल, बट ऑक्यूपेशन ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग वुमेन। सो एक प्रीस्टली क्लास थी, एक वॉरियर्स थे, एक कॉमन पीपल था, बट जो ऑक्यूपेशन था सबको सब कुछ कर सकते हैं इंक्लूडिंग वुमेन। देन स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, स्लेव एक्सिस्ट कैन बी परचेज, सोल्ड, ट्रांसफर, गिफ्टेड, बट वॉलंटरी भी थी। एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी स्लेव्स बनाया जा सकता था, एंड वुमेन भी स्लेव्स हो सकती थी। देन प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था बट वॉलंटरी था। देन एजुकेशन ऑप्शनल थी, मैरिज सेक्रेड, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को सेक्रेड माना जाता था। मोनोगैमी, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ। पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस की जाती थी, हमने लास्ट स्लाइड में देखा किंग की एक से ज्यादा वाइफ हो सकती थी, पर पॉलीएंड्री और चाइल्ड मैरिज नहीं थी। तो इस पीरियड में नो पॉलीएंड्री और चाइल्ड मैरिज। तो ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे पॉलीएंड्री थी एंड चाइल्ड मैरिज भी नहीं थी। तो दोनों ध्यान रखना, पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि वाइफ के एक से ज्यादा हस्बैंड। और एज ऑफ मैरिज थी 16 फॉर गर्ल्स एंड 17 फॉर बॉयज। एंड डोरी वॉलंटरी थी, डोरी को स्त्री धन भी कहा जाता था, डाउरी को स्त्री धन, जो कि वॉलंटरी थी। एंड विडो रीमैरिज कंपल्सरी थी। तो हम देख सकते हैं कि ऋग्वेदा में ये सब चीजों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। देन रिलीजन कैसा था, वहां का धर्म कैसा था। सो रिलीजन था सेक्युलर, और उन्होंने 33 गॉड्स को मेंशन किया। तो ऋग्वेदा में टोटल 33 गॉड्स को मेंशन किया। चीफ गॉड थे इंद्रा, तो इंद्रा चीफ गॉड थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। देन अग्नि, वरुणा, वाटर, वायु, विंड, मरुत्स, पृथ्वी, पुषान, सूर्य एंड चंद्र। और फीमेल गॉड्स थी उषा, अदिति एंड सावित्री। So these were the 33 gods. And Soma, plants, प्लांट्स भी सेक्रेट थे, जो कि रिजाइड करते थे हेमामंथ, हिमालयस। देन वो एनिमिज्म को भी प्रैक्टिस करते थे, और उनमें से काउ तो हमें पता ही, हम फर्स्ट स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं कि काउ उनके लिए सेक्रेट थी। देन रिवर्स को भी वर्शिप किया जाता था, गंगा। वर्शिप वाज फॉर कैटल, पशु एंड चिल्ड्रन, कैटल, पशु एंड चिल्ड्रन, प्रजा और सन। नो इमेज वर्शिप, नो स्टैचू फॉर्म्स, कोई भी इमेज को वर्शिप नहीं किया जाता था। आइडल वर्शिप एग्जिस्टेड, लिंगा, तो शिवलिंगा को वर्शिप किया जाता था। सो दिस वाज अर्ली वैदिक पीरियड। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, तो ओवर द टाइम लेटर वैदिक पीरियड में वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ इन चेस्ट संस्कृत फ्रॉम 1000 to 600 BC। अर्ली वैदिक पीरियड में एक ही सोर्स था, दैट वाज ऋग वेदा,
वहीं से हमें उसकी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन का पता चला। बट ओवर द टाइम वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ सामवेदा, जिसको म्यूजिक वेदा भी बोला जाता है, जो कि संग किया जाता था ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस। यजुर्वेदा, sacrificial Veda chanted during sacrifices, अथर्ववेदा chanted toward of evil spirits, ब्राह्मणस जो कि एक्सप्लेनेटरी नोट्स थे हर वेदा के, अरण्यकास फॉरेस्ट बुक्स, उपनिषद जो कि क्रक्स ऑफ वेदास थे, पुराणास बाय व्यासा। तो टोटल 18 पुराणास थे जिसमें स्टोरीज थी अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, और इंडिया के सारे रूलर्स के बारे में मेंशन किया गया है पुराणास में। देन रामायणा बाय वाल्मीकि एंड महाभारता बाय वेद व्यासा, जिनको एपिक्स कहा जाता है। सो दीज वर दी टू एपिक्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दो एपिक्स कौन से हैं, दैट इज रामायण एंड महाभारत। और इसमें एक टर्म है त्राई। सो दिस इज द टर्म त्राई, जिसमें ऋग, साम एंड यजुर्वेदा आता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्राई का मतलब क्या है, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट फीचर यही था, दिस वाज अ अर्बन सोसाइटी। सो लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस वाज अ अर्बन सोसाइटी। और यहाँ की राजनीति थी किंग, राजन, ये पोस्ट हेरिडिटरी हो गई। सो दिस पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। और हेड ऑफ द क्लैन थे, टू ड्यूटीज थी, ये हमने पढ़ा। बट यहाँ पे इनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे इनके पास लिमिटेड पावर्स होती थी, लिमिटेड पावर्स ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। बट यहाँ पे इनके पास अनलिमिटेड पावर्स आई और ये कमांडर इन चीफ बने आर्मी के। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे कमांडर इन चीफ थे सेनापति। तो सेनापति उस टाइम पे कमांडर इन चीफ थे, बट यहाँ पे किंग कमांडर इन चीफ बना आर्मी का। और ये फाउंटेन हेड थे जस्टिस के। देन पुरोहिता, ये चीफ प्रीस्ट ऑफ द क्लैन है, लिमिटेड पावर्स। वहां पे इनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी, ईवीपी के टाइम पे अनलिमिटेड पावर्स थी। और ये सेक्रीफाइस रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। और एक सेक्रीफाइस यहाँ पे प्रोमिनेंस गेन किया, दैट वाज अश्वमेध यज्ञ, दैट इज हॉर्स सेक्रीफाइस। तो इसको याद रखना है, अश्वमेध यज्ञ मींस हॉर्स सेक्रीफाइस। ये पुरोहिता इसको परफॉर्म करते थे। देन सेनानी और सेनापति, ये आर्मी चीफ थे, बट इस बार ये कमांडर इन चीफ नहीं थे। ईवीपी में ये कमांडर इन चीफ थे, बट इस बार किंग कमांडर इन चीफ है लेटर वैदिक पीरियड में। एंड सेनानी वॉज अ क्षत्रिय। तो जो वर्णा का कॉन्सेप्ट है, वर्णा सिस्टम, जाति, गोत्रा, तो ये तीनों ही कंसेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में आए। और यहाँ पे सेनानी जो होता था वो क्षत्रिय ही होता था, तो क्षत्रिय धर्म का ही होता था। उसके बाद ग्रामणी, ग्रामपति, विलेज हेडमैन, ये तो हमने पढ़ा, वाइज ओल्ड मैन, सेटल्ड लोकल डिस्प्यूट्स। और हेड ऑफ द फैमिली इस बार थे फादर। ईवीपी में जो हेड ऑफ द फैमिली था दैट वाज ग्रैंड फादर। सो कुछ कुछ चेंजेस हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिले इन पॉलिटी। और उसके बाद असेंबलीज यहाँ पे दो ही रह गई, सभा एंड समिति। तो सभा वाज अ जनरल असेंबली जिसको प्रिसाइड करते थे ग्रुप ऑफ एल्डर्स, जहाँ पे जनरल डिस्कशंस होती थी। एंड समिति वाज द इलेक्शन बॉडी ऑफ द नेक्स्ट किंग। एंड जो विधाता एंड गणा थी, ये दोनों हो गई थी डिसअपियर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों ने कंटिन्यू किया। सो दिस टू assemblies continued और दिस वर disappeared। विधाता एंड गना ये डिसअपियर हो चुकी थी। यहाँ से हमारा इन्फ्रेंस निकलता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई थी। तो आईवीसी में थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड में डिसेंट्रलाइज थी सोसाइटीज, एंड लेटर वैदिक पीरियड में फिर से सेंट्रलाइज हो गई। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा किंग के पास लिमिटेड पावर्स थी, और यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होगी। यहाँ पे दो असेंबलीज को भी गायब कर दिया गया। सो दिस वाज द इन्फ्रेंस कि दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। देन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करें, एग्रीकल्चर ये पहले भी था, ये सारी क्रॉप्स, इरिगेशन। और यहाँ पे प्लॉशेयर आयरन का आया, जिसको हल कहा जाता है। तो हल आयरन का था और इसको सेक्रेड माना जाता था। सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ आयरन एज। एंड ट्रेड हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में एक्सटर्नल ट्रेड नहीं था, बिकॉज वो लोग ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ फाइट करते रहे। बट यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ एक्सटर्नल ट्रेड हुआ विद पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीको रोमन्स। एंड ईस्टर्न वर्ल्ड सिलोन, थाईलैंड, मलाय पेनिसुला के साथ एक्सटर्नल ट्रेड हुआ। इंटरनल ट्रेड हुआ विद इन चेरा, चोलास एंड पांड्यास ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में भी
इंटरनल ट्रेड हुआ विद चेरास, चोलास एंड पांड्यास। आइटम्स ऑफ ट्रेड क्या थी? एक्सपोर्ट करते थे हम फूड क्रॉप्स को, कॉटन, साल्ट, आइवरी एंड टिम्बर। और हम इंपोर्ट करते थे गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, टिन, डेट्स एंड फिक्स एंड वाइन। सो दिस वर द आइटम्स ऑफ ट्रेड। और बार्टर सिस्टम एक्सिस्ट करता था पहले से ही, बट यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स को मिंट किया गया। तो हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे थे, तो गोल्ड कॉइन्स की मिंटिंग स्टार्ट हुई, जिसको निक्शा भी कहा जाता है। तो ये टर्म याद रखना है, निष्का। निष्का मीन्स गोल्ड, बट इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी। नो मॉनेटरी वैल्यू, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, बस एज ए मोड ऑफ एक्सचेंज था निष्का गोल्ड कॉइन्स। ऑक्यूपेशन वाज स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम। तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि ऑक्यूपेशन सबके लिए था, इंक्लूडिंग वुमेन। बट जहां पे ये ऑक्यूपेशन था, दिस वाज स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम, बिकॉज लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना भी आ गया, जाति भी आ गई एंड गोत्रा भी आ गया। देन सोसाइटी कैसी थी, वहां का समाज कैसा था? पेट्रियार्कल। अर्ली वैदिक पीरियड में भी पेट्रियार्कल था। आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक है, एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा लेटर वैदिक पीरियड। एक फीचर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जो कि रूरल कम्युनिटी थी। और यहाँ की सोसाइटी पेट्रियार्कल थी। कुलाप्पा फादर थे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, ग्रैंडफादर थे। वर्ना सिस्टम आया डिवाइडेड इनटू 4। तो वर्ना सिस्टम फर्स्ट टाइम लेटर वैदिक पीरियड में आया बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। तो ब्राह्मणास वर प्रिस्टली क्लास, प्रिविलेज, और इनको रिस्पेक्ट किया जाता था। क्षत्रियस वर वॉरियर्स, वैश्यस वर ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर एंड मर्चेंट्स, एंड शूद्रास वर कॉमन पीपल। और इसी के साथ साथ अगर हम ईवीपी की बात करें, तो वहां पे 3 क्लासेस थी: प्रिस्टली क्लास, वॉरियर्स एंड कॉमन पीपल। और सबको ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन सब लोग कर सकते थे। सो ऑक्यूपेशन वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग वीमेन, प्रीस्टली क्लास, वॉरियर्स एंड कॉमन पीपल। बट यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्पेशलाइज हो गया अकॉर्डिंग टू वर्ना। तो ब्राह्मणस वर द प्रीस्टली क्लास, क्षत्रियस वॉरियर्स, वैश्यस ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर एंड मर्चेंट्स, एंड शूद्रस वर कॉमन पीपल। और मैरिज सेक्रेट थी। तो मैरिज यहाँ पे पॉलीएंड्री एंटर की, सिर्फ पॉलीएंड्री, दैट इज एक वाइफ के काफी सारे हस्बैंड हो सकते थे। एंड बाकी फीचर्स सेम थे मैरिज के एज अर्ली वैदिक पीरियड। बट देन जाति एंड गोत्रा एंटर, स्लेव्स एग्जिस्टेड बट ब्राह्मणस कैन नेवर बी स्लेव्स। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि एनीबडी कैन बी अ स्लेव, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वुमेन। बट यहाँ पे ब्राह्मणस को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। एंड प्रोस्टिट्यूशन पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अब भी एग्जिस्ट करती है। देन आश्रमस, आश्रमस की एंट्री हुई एज अ वे ऑफ लाइफ। सो दिस वाज ए इंपॉर्टेंट फीचर जो कि लेटर वैदिक पीरियड में एंटर हुआ। आश्रमस ने एंटर किया एज वे ऑफ डिवाइड, जो कि डिवाइड था 4 में: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यासा। सो दिस वाज एज वाइज। ब्रह्मचार्य वाज फर्स्ट टू 25 ईयर्स, तो जिंदगी के पहले 25 साल ब्रह्मचार्य, गृहस्थ 25 टू 50 ईयर्स, 50 टू 75 ईयर्स एंड अबव 75 ईयर्स। तो पहले 5 साल पेरेंट्स के साथ, देन 6 टू 17 ईयर गुरु, 17 की उम्र में मैरिज, एंड सो दिस वाज द फेज ऑफ सेलिबेसी। सो 17 तक सेलिबेसी था, मैरिज नहीं कर सकते थे, 17 की एज पे ही मैरिज कर सकते थे। उसके बाद 25 टू 50 ईयर्स हाउस होल्डर, और 50 टू 75 ईयर्स में फॉरेस्ट में जाना, मेडिटेट करना, और उसके बाद अबव 75 ईयर्स मेडिटेशन करके अटेन मोक्षा। सो दिस वाज द फीचर ऑफ आश्रमास। देन ये कंपल्सरी था ब्राह्मणास के लिए, ब्राह्मणस के लिए ये कंपल्सरी था। क्षत्रियस के लिए गृहस्था तक था। तो क्षत्रियस गृहस्था तक ये प्रैक्टिस को मेंटेन करेंगे, एंड नॉट फॉर वैश्यस, शूद्रस एंड वुमेन। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। पार्टली इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। सो प्योरली इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, बिकॉज कुछ कुछ फीचर ब्राह्मणस के लिए थे, कुछ फीचर क्षत्रियस के लिए, बट वैश्यस, शूद्रस एंड वुमेन्स के लिए ये फीचर नहीं थे। तो वो आश्रम में एंटर नहीं कर सकते थे। देन अनटचेबिलिटी एंटर हुई, जिसको चंडालस भी कहा जाता था। अनटचेबल्स को चंडालस कहा जाता था, और ये ब्राह्मण्स नहीं हो सकते थे। तो ब्राह्मणस चंडालस नहीं हो सकते थे।
Then occupation was based on varna and specialization. Occupation except क्षत्रिय वुमेन, तो क्षत्रिय वुमेन कभी भी वॉरियर नहीं हो सकती थी। तो हमने देखा था कि लास्ट स्लाइड में ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। तो ब्राह्मणस इसको रिस्पेक्ट किया जाता था, क्षत्रियस वॉरियर्स थे, वैश्यस थे एग्रीकल्चर, शूद्रस थे कॉमन पीपल, मर्चेंट्स भी थे वैश्यस। बट जो क्षत्रिय थे, जो वॉरियर्स थे, वो वुमेन नहीं हो सकती थी। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट इज द रिलीजन, और यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेटर वैदिक पीरियड। सो रिलीजन कैसा था, ऋग्वेदिक गॉड्स हमने पढ़ा था, 33 गॉड्स थे अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के टाइम पे, और चीफ गॉड थे इंद्रा। वो लॉस्ट इंपॉर्टेंस, रुद्र, शिवा, विष्णु, ब्रह्मा एंड कृष्णा। सो इन्होंने गेन किया प्रोमिनेंस। सो ये 4 गॉड्स इस टाइम पे इंपॉर्टेंट थे। रुद्र जिनको शिवा ये डिस्ट्रॉयर थे, विष्णु को प्रोटेक्टर कहा जाता था, ब्रह्मा को क्रिएटर एंड कृष्णा को प्रिसर्वर। देन सेबिनिज्म सन को सेक्रेड माना जाता था, एनिमिज्म काउ सेक्रेड स्टार्टिंग से ही। देन नो इमेज वर्शिप, ईवीपी में भी अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे भी कोई भी इमेज वर्शिप नहीं थी, ओनली आइडल वर्शिप एग्जिस्टेड, लिंगा, शिवलिंगा अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे भी ये थे। सो टू समराइज, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमंस का एवोल्यूशन देखा, कैसे हुआ स्टोन एज से लेकर कॉपर एज तक, पेलियोलिथिक एज जहाँ पे बिग स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे, उसके बाद मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज। सो दिस वाज द एवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन, जो कि 10,000 से 15,000 साल पुराना था, फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज। उसके बाद हमने आईबीसी के बारे में पढ़ा, 2500 टू 1600 बीसी, जो कि फर्स्ट एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी थी, और उसके बाद डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज एंड इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। और आज हमने पढ़ा कि आर्यंस ने इंडिया में इन्वेड किया फ्रॉम सेंट्रल एशिया अराउंड 1600 बीसी, और वहां से आकर इंडिया में सेटल हुए अराउंड सप्त सिंधु रीजन। और उसमें हमने 2 फेजेस के बारे में पढ़ा, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा। बट ओवर द टाइम राइज हुआ स्टेट्स का इन नॉर्थ इंडिया, जिनको महाजनपदास भी कहा जाता था। तो 16 महाजनपदास थे, और सबसे प्रोमिनेंट था मगध किंगडम। उसके बाद राइज हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इंडिया को इन्वेट किया इसी टाइम पे इन 326 बीसी। सो वैदिक एज हमने आज डिटेल में देखा, 1600 टू 600 बीसी। उसके बाद हुआ राइज ऑफ स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया, जिनको महाजनपदास भी कहा जाता था, और इसकी टाइमलाइन है 600 टू 321 बीसी, 600 बीसी से लेकर 321 बीसी, जहां पे 16 स्टेट्स थी, और सबसे प्रोमिनेंट स्टेट थी मगध किंगडम। और पैरेलली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी राइज हुआ, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इसी टाइम पे इंडिया को इन्वेट किया, और ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा महाजनपदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेटेड इंडिया इन 326 बीसी। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।